चूका, जिसने लदिया घाटी के आदमखोर बाघ को अपना नाम दिया था। वह शारदा नदी और लदिया घाटी के जंक्शन के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के कोने से एक रास्ता एक चौथाई मील तक फायर ट्रैक को जाता था, जो आगे जाके दो हिस्सों में बंट जाता था। एक रास्ता सीधा एक पहाड़ी के ऊपर थाक गांव तक जाता था और दूसरा रास्ता कोट किंदरी तक जाता था, जो कि चूका के लोगों का ही एक गांव था। इस दूसरे वाले रास्ते पर 1936 की सर्दियों में एक आदमी दो बैलों के साथ वहां से गुजर रहा था, और जैसे ही वह चूका के पास पहुंचा, तभी एक बाघ अचानक फायर ट्रैक पर आ गया। अत्यंत साहस के साथ वह आदमी बाघ और अपने बैलों के बीच में आ खड़ा हुआ और अपनी छड़ी लहराते हुए तथा चिल्लाते हुए उसने बाघ को भगाने का प्रयास किया। एक मोड़ का फायदा उठाते हुए जो गांव की ओर जा रहा था, बैल उस रास्ते पे तुरंत गांव की ओर भागे और शिकार से घबराकर बाघ ने अपना ध्यान उस आदमी की ओर किया। खूंखार बाघ को देखकर वह आदमी भागने के लिए मुड़ा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, बाघ उस पर झपट पड़ा। उस आदमी के कंधों पर एक भारी हल था और उसकी पीठ पर वह एक बैग ले जा रहा था जिसमें उसका सामान था। जब बाघ हल और बैग पर अपने दांत और पंजे गड़ा रहा था, तो आदमी ने अपने बैग और हल से मुक्त होकर मदद के लिए चिल्लाते हुए गांव की ओर भागना शुरू किया। उसकी चीखें सुनकर उसके रिश्तेदार और दोस्त उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े और उसके पास जा पहुंचे। बाघ के एक पंजे ने उसके दाहिने हाथ को कंधे से कलाई तक चीर दिया था, जिससे उसके हाथ में काफी गहरे घाव हो गए थे। कुछ सप्ताह बाद दो आदमी टनकपुर के बाजार से लौट रहे थे और कोट किंदरी की ओर खड़ी चढ़ाई पर चढ़ते समय एक बाघ ने उनसे 50 गज की दूरी पर रास्ता पार किया था। बाघ को रास्ते के आसपास हटने का समय देते हुए और कुछ मिनटों की प्रतीक्षा करते हुए वे दोनों चिल्लाते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़े। बाघ अभी भी दूर नहीं गया था, और जैसे ही सामने वाला आदमी उसके पास आया, उसी समय बाघ उस पर झपट पड़ा। यह आदमी गुड़ की एक बोरी ले जा रहा था, जिसका आधा हिस्सा उसके सिर पर था और आधा हिस्सा उसकी पीठ पर। बाघ के दांत बोरे में फंस गए और वह उस आदमी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उस बोरी को पहाड़ी से नीचे ले गया। इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बाघ ने अब तक एक हल और गुड़ की एक बोरी के बारे में क्या सोचा था, लेकिन यह माना जा सकता है कि वह इन दोनों चीजों से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि इस हमले के बाद से उसने केवल उन मनुष्यों को चुना जो अपने साथ कोई हल या बोरी नहीं ले जा रहे थे। थाक, जो चूका से लगभग 3000 फीट ऊपर है और जिसकी आबादी एक पहाड़ी गांव के हिसाब से काफी बड़ी थी, वहां गोरखाओं के आगमन से पहले कुमाऊं क्षेत्र पर शासन करने वाले चांद राजाओं ने थाक की भूमि वर्तमान धारकों के पूर्वजों को दे दी थी और उन्हें पूर्णागिरि मंदिरों की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा था। थाक के लोगों को खेती के लिए दी गई समृद्ध भूमि और मंदिरों से मिले पर्याप्त दान ने थाक के लोगों को अपना अच्छा निर्माण करने में सक्षम बनाया, जिससे उन्होंने अपने लिए पक्के घर और मवेशियों के बड़े बड़े झुंड प्राप्त किए। 1937 में जून के महीने में एक दिन 7 आदमी और 2 लड़के थाक से 200 गज की दूरी पर गांव के मवेशियों को चरा रहे थे। सुबह 10 बजे यह देखा गया कि कुछ मवेशी खुले मैदान को छोड़कर जंगल की ओर जाने लगे थे और 14 साल के एक लड़के को उन्हें वापस लाने के लिए भेजा गया था। 6 घंटे बाद वे आदमी, जो दिन की गर्मी के कारण खुले मैदान के किनारे सो रहे थे, वे जंगल में एक काकड़ के भौंकने से जाग उठे। जंगल में अब तक सभी मवेशी भटक चुके थे और दूसरा लड़का, जो भी लगभग 14 साल की उम्र का था, उसे भी उन्हें बाहर निकालने के लिए जंगल में भेज दिया गया था। अचानक से मवेशियों की भगदड़ मच गई, और जब वे गांव की ओर जाने के लिए एक खुले नाले को पार कर रहे थे, उसी समय एक गाय पर एक बाघ झपटा और उन 7 लोगों के सामने उसने उसे मार डाला।
मवेशियों की चिंगाड़ने और आदमियों की चीख पुकार ने गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित किया और जल्द ही वहां पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ में दूसरे लड़के की विधवा मां भी शामिल थी और जब उसने उन लोगों को अपने बेटे को बुलाते हुए सुना तो वह उनकी ओर ये जानने के लिए दौड़ी कि क्या हुआ था। जब उसे पता चला कि उसका बेटा मवेशियों को बाहर निकालने के लिए जंगल में गया था और वापस नहीं लौटा है, तो वह उसे ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ी। अब पहले लड़के के माता पिता भी घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और जब उन्होंने उनसे पूछा कि उनका बेटा कहाँ है, तब सातों लोगों को याद आया कि उन्होंने उसे सुबह 10 बजे से नहीं देखा था। मृत गाय के पास एकत्रित लोगों की बड़ी भीड़ अब उस व्याकुल मां के पीछे चल पड़ी जो जंगल में अकेले गई थी, जिसने अपने बेटे को बाघ द्वारा मारा पाया। इसी के साथ पास की निचली झाड़ी में पहले लड़के के माता पिता ने अपने बेटे को मृत पाया और आंशिक रूप से उसे बाघ द्वारा खाया हुआ भी पाया। इस लड़के के पास एक मरा हुआ बछड़ा भी था। बाद में ग्रामीणों ने मुझे उस दिन की दुखद घटनाओं के बारे में जो बताया, उससे मेरा मानना है कि बाघ जंगल में उस जमीन पर लेटा हुआ था जिस पर मवेशी चर रहे थे और तभी बछड़ा लोगों द्वारा देखे बिना जंगल में प्रवेश कर गया होगा। फिर बाघ ने उसे मार डाला और इससे पहले कि वह उसे ले जा पाता, लड़का या तो अनजाने में या जिज्ञासावश बछड़े के पास आ पहुंचा, जिसे मार दिया गया था और आंशिक रूप से बाघ द्वारा खा भी लिया गया था। इसके बाद बाघ शाम 4 बजे तक अपने 2 शिकारों के पास ही पड़ा रहा होगा और जब एक काकड़ तालाब पर पानी पीने के लिए जा रहा था तो उसने बाघ को देख लिया या सूंघ लिया होगा और भौंकना शुरू कर दिया होगा। इससे लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि मवेशी जंगल में भटक गए थे और दूसरा लड़का जिसे उन्हें बाहर निकालने के लिए भेजा गया था, उसका दुर्भाग्य था कि वह सीधा उस स्थान पर पहुंच गया जहां बाघ अपने शिकार की रखवाली कर रहा था। दूसरे लड़के की हत्या को स्पष्ट रूप से मवेशियों ने देखा था, जो उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े होंगे। मैंने गाय और भैंस दोनों के साथ ऐसा होते देखा है और बाघ को लड़के के पास से भगाने के बाद वे उस खुले नाले की ओर भागे होंगे। अपने द्वारा किए गए शिकार से खदेड़े जाने पर क्रोधित होकर बाघ ने भगदड़ मचा रहे मवेशियों का पीछा किया और सबसे पहले जिस मवेशी को वह पकड़ सका उसे उसने पकड़ा और उसे मार डाला। यदि मवेशियों का झुंड सीधे गांव में नहीं भागा होता तो बाघ शायद अपने और भी हमलावरों को मार डालता। बचाव के प्रयास के ऐसे ही एक मामले में मैंने एक बार 5 भैंसों के एक पूरे झुंड को एक क्रोधित बाघ के साथ लड़ाई में मरते हुए देखा है। बाघ ने एक भैंस को मार डाला था और अन्य भैंसों ने उस पर हमला कर दिया था और वे तब तक लड़ते रहे जब तक बाघ ने उन सभी को मार नहीं डाला था। लड़ाई में बाघ को स्पष्ट रूप से गंभीर चोट लगी थी, क्योंकि जब वह युद्ध के मैदान से बाहर निकला तो उसने खून के निशान छोड़ दिए थे। एक ही दिन में 2 इंसानों और 2 जानवरों की बेरहमी से की गई हत्या के परिणाम स्वरूप मुझे यकीन था कि बाघ की पहली हत्या से परेशान होकर नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में भारी आक्रोश फैल गया होगा और बाघ को मारने के लिए अब हर संभव प्रयास किया जाएगा। कई मौकों पर जिला अधिकारी किल्स के ऊपर पूरी रात मचान बनाकर बैठे रहे थे और बाघ को 2 बार घायल करने में सफल भी रहे, पर दुर्भाग्य से उसने फिर भी इंसानों का शिकार करना जारी रखा और उसने अपना अगला शिकार थाक गांव के एक आदमी को बनाया। थाक से 200 गज ऊपर गेहूं का एक खेत था। इस खेत से फसल कट चुकी थी और 2 लड़के जो कि भाई थे, वे कुछ मवेशियों को वहां चरा रहे थे। लड़के जो 10 और 12 वर्ष की आयु के थे और अनाथ थे, वे मैदान के बीच में बैठे थे। मैदान से थोड़ी दूर झाड़ियों की हल्की झलार थी, जहां से सामने की पहाड़ी 1000 फुट तक सीधी खड़ी हो जाती है और पहाड़ी पर कहीं से भी खुले में बैठे दोनों लड़के दिखाई दे सकते थे। दोपहर के समय एक गाय झाड़ियों की ओर भटक गई और लड़के उसे वापस खेत में ले जाने के लिए निकल पड़े। बड़ा भाई सामने चल रहा था और जैसे वह एक झाड़ी के पास से निकला जहां बाघ घात लगाए बैठा था, वह एकदम से उस पर झपटा और उसे अपने साथ ले गया। छोटा भाई वापस गांव की ओर भाग गया और तेजी से दौड़ते हुए
लोगों के एक समूह के पास पहुंच गया और उनके पैरों पर गिरकर रोने लगा। जब लड़का ठीक से बोलने में सक्षम हुआ तो उसने लोगों को बताया कि एक बड़ा लाल जानवर उसके भाई को उठा के ले गया है। उसने इस तरह से बाघ के बारे में बताया था। यह पहली बार था जब उसने एक टाइगर को देखा था जो उसके भाई को उठाकर ले गया था। तुरंत एक सर्च पार्टी का आयोजन किया गया और बेहद बहादुरी के साथ घने जंगल के सुअरगढ़ नाले में लगभग 1 मील तक खून के निशानों का पीछा किया गया। रात अब करीब आ रही थी, इसलिए सर्च पार्टी थाक को लौट गई। अगले दिन आसपास के गांवों के लोगों की सहायता से दिन भर खोज की गई, लेकिन लड़के की लाल टोपी और उसके फटे और खून से सने कपड़े ही उन्हें मिले थे। ये चूका आदमखोर का आखिरी मानव शिकार था। जो लोग कभी ऐसे क्षेत्र में नहीं रहे जहां कोई नरभक्षी बाघ रहा हो, वे जंगल के अंदर अकेले अपने बेटे की तलाश में निकली एक मां या किसी लापता लड़के की तलाश में निकले निहत्थे लोगों के दल द्वारा दिखाई गई बहादुरी की सराहना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग नरभक्षी के आतंक के साये में जी चुके हैं, वे ही इन लोगों द्वारा दिखाई गई बहादुरी की सराहना कर सकते हैं। चूका आदमखोर अब लदिया घाटी में सभी के लिए अपना आतंक फैला रहा था और कुछ ही समय बाद इबॉट्सन को नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल तीनों जिलों का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया और हम चूका आदमखोर से गांव वालों को छुटकारा पाने की कोशिश में उनके साथ शामिल हो गए। ये अप्रैल 1937 का एक गर्म दिन था जब इबी, उसकी पत्नी जीन और मैं अपनी मोटर बस से नीचे उतरे थे। हम सुबह के शुरुआती घंटों में नैनीताल से चले थे और हल्द्वानी और टनकपुर से यात्रा करते हुए दिन के सबसे गर्म समय में बूम रेंज पर पहुंचे। हम सिर से पैर तक धूल में ढके हुए थे क्योंकि बस से उतरने के बाद हम पैदल चले थे, इसलिए हमारे पैरों में कई छाले और घाव भी हो गए थे। शारदा नदी के किनारे रेत पर बैठकर पी गई एक कप चाय ने हमारी आत्माओं को तृप्त करने में मदद की और नदी के किनारे शॉर्टकट लेते हुए हम पैदल ही धुलीगढ़ की ओर निकल पड़े, जहां पहले से भेजे गए हमारे टेंट लगाए गए थे। अगली सुबह नाश्ते के बाद हम काला डूंगा की ओर चल पड़े। शारदा कंठ के माध्यम से धुलीगढ़ और काला डूंगा के बीच की दूरी 8 मील की है और पूर्णागिरी के माध्यम से 14 मील की दूरी है। इबॉट्सन, उनकी पत्नी और मैं घाटी से गुजरे, जबकि हमारे नौकर और हमारी किट ले जाने वाले लोग पूर्णागिरी से होकर गए थे। यह घाटी 4 मील लंबी थी और एक समय में इसे ट्रैमवे से पार किया जाता था। क्षेत्र में काम करने वाले पटवारियों और वन रक्षकों को काला डूंगा में हमसे मिलने और आदमखोर की ताज़ा खबर देने के लिए पहले ही संदेश भेज दिया गया था। हमने बंगले में 4 लोगों को हमारा इंतजार करते हुए पाया और उन्होंने हमें जो रिपोर्ट दी उससे हम काफ़ी प्रोत्साहित हुए। पिछले कुछ दिनों में किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई थी और बाघ के थाक गांव के आसपास होने की जानकारी थी, जहां 3 दिन पहले उसने एक बछड़े को मार डाला था। काला डूंगा लगभग 4 मील लंबा और 1 मील चौड़ा एक पेनिनसुला है जो 3 तरफ से शारदा नदी से घिरा है और चौथी तरफ 5000 फीट ऊंची पहाड़ियों की एक श्रृंखला से घिरा है। बंगले में एक बरांडे के साथ 3 कमरे थे जो पूर्व की ओर है और पेनिनसुला के उत्तरी या ऊपरी छोर पर स्थित है। सुबह के सूरज को दूर की पहाड़ियों पर उगता देख और धुंध को छांटते हुए वरांडे से देखना सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक था। ठीक सामने और शारदा नदी के पार एक विस्तृत खुली घाटी है जो नेपाल तक फैली हुई है। दोनों तरफ की पहाड़ियां घने जंगल से भरी हैं और घाटी के माध्यम से हरी हाथी घास से घिरी एक नदी बहती है। वहां दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। बाघ और अन्य जानवरों की आवाजें जो बंगले से सुनी जा सकती थीं, उनसे ऐसा प्रतीत होता था कि घाटी में शिकार प्रचुर मात्रा में था। हमने काला डूंगा में एक दिन बिताया और जब हमारे आदमी चूका में हमारे टेंट लगाने के लिए गए तो हमने मछलियां पकड़ी। सही कहूं तो इबॉट्सन्स ने मछलियां पकड़ी थी, जबकि मैं, जो पिछली रात मलेरिया से पीड़ित था, किनारे पर बैठा था और उन्हें देख रहा था। नेपाल घाटी से बहने वाली छोटी नदी शारदा नदी को पेनिनसुला के पॉइंट के सामने मिलती थी। यहां शारदा नदी चौड़ी और उथली हो जाती है और एक बड़े पुल में प्रवेश करने से पहले चट्टानों के ऊपर से 200 गज तक बहती थी।
यहां पर इबी ने अपनी पहली 8 पाउंड की मछली को पकड़ा था, जिसे अंत में किनारे पर लाने और रॉड पर से उतारने से पहले काफी सावधानी से संभालने की आवश्यकता थी। सभी उत्सुक मछुआरे दूसरों को इस कला में शामिल होता हुआ देखकर प्रसन्न होते हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ आउटडोर स्पोर्ट्स में से एक है। इबी द्वारा मछली पकड़ने के कुछ समय बाद जीन, जो बैंक से 30 गज की दूरी पर मछली पकड़ रही थी, उसने भी एक मछली पकड़ ली। जीन की फिशिंग रॉड की रील में केवल 100 गज की थ्रेड लाइन बची थी, और इस डर से कि मछली तालाब में घुस जाएगी और लाइन को तोड़ देगी, जीन ने मछली पकड़ते समय पीछे की ओर चलने का प्रयास किया, और ऐसा करने में उसका पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरी। एक लंबे मिनट तक उसके एक पैर का अंगूठा और उसकी छड़ी की नोक ही हमें दिखी। हाल ही में मुझ पर हुए मलेरिया के हमले को भूलकर मैं उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। एक लंबे और हिंसक संघर्ष के बाद जीन ने खुद को संभाला और किनारे पर पहुंचकर अपनी मछली को मार डाला, जिसका वजन 6 पाउंड था। इसके बाद इबी भी उस चट्टान से फिसल गया जिस पर वह खड़ा था, और नदी में जा गिरा। थोड़ा आगे जाने पर नदी दाहिनी ओर नेपाल की ओर मुड़ जाती है। वहां एक विशाल सीमल का पेड़ था, जिसकी ऊपरी शाखाओं पर कई वर्षों से ऑस्प्रे के एक जोड़े ने अपना घोंसला बनाया था। यह पेड़ पक्षियों के लिए एक आदर्श घर था। इससे न केवल नदी का एक व्यापक दृश्य दिखाई देता था, बल्कि इसकी बड़ी शाखाओं ने ऑस्प्रे को उनके फिसलन भरे शिकार को पकड़ने और उसे खाने के लिए मेजें भी प्रदान की थी। पिछले वर्ष की मॉनसूनी बाढ़ ने तट को काट दिया था और पुराने पेड़ को बहा ले गई थी, और ऑस्प्रे ने नदी से 100 गज की दूरी पर जंगल के किनारे खड़े एक ऊंचे शीशम के पेड़ में अपना नया घोंसला बना लिया था। यह क्षेत्र ऑस्प्रे का पसंदीदा मछली पकड़ने का मैदान था, और जब मादा घोंसले में बैठती थी तो नर इबॉट्सन के सर के ऊपर से कई बार आगे पीछे उड़ता रहता था मछली पकड़ने के लिए। आखिरकार उस अलापकारी अभ्यास से थककर नर नीचे की ओर नदी में उड़ गया। मछलियां स्पष्ट रूप से इस स्थान से गुजर रही थीं, और 1 दर्जन बार ऑस्प्रे ने मछली को पकड़ने की कोशिश की। आखिरकार उसकी मेहनत सफल हुई और उसने एक मछली पकड़ ली। उसके सुई जैसे नुकीले मजबूत पंजों ने पकड़ बना ली, लेकिन यह पकड़ स्पष्ट रूप से उसकी अपेक्षा से अधिक भारी थी। बार बार बेतहाशा पंख फड़फड़ाकर वह खुद को हवा में उछालने का प्रयास करता रहा, क्योंकि मछली का वजन उसे पानी की ओर खींच रहा था। जैसे ही हवा उस तक पहुंची, वह नीचे की ओर मुड़ गया, और आखिरी प्रयास करते हुए उसने मछली को नदी से बाहर निकाला। उसका घर उस दिशा से विपरीत दिशा में था जिस दिशा में वह उड़ रहा था, लेकिन हवा में मुड़ना असंभव था। इसलिए उसने नदी के किनारे चट्टान के एक बड़े स्लैब को चुना जिस पर वह लैंड करना चाहता था। मैं अकेला नहीं था जो ऑस्प्रे को देख रहा था। वह मुश्किल से चट्टान पर उतरा ही था जब नेपाल की ओर नदी के किनारे पर कपड़े धो रही एक महिला ने उत्साह से चिल्लाया, और उसके ऊपर ऊंचे किनारे पर एक लड़का दिखाई दिया। खड़ी राह पर दौड़ते हुए लड़का उस ओर पहुंचा जहां महिला खड़ी थी। उसे मछली को पकड़ने के लिए कहा गया, और वह पत्थरों से भरे किनारे पर इतनी तेजी से दौड़ पड़ा कि हर कदम पर उसकी गर्दन और अंगों को चोट लगने का खतरा था। ऑस्प्रे ने अपने शिकार को अपने साथ ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया, और जैसे ही लड़का चट्टान पर पहुंचा, ऑस्प्रे हवा में उड़ गया और लड़के के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, क्योंकि लड़के ने उसकी मछली को पकड़ रखा था, जिसका वजन लगभग 4 पाउंड का था। उसके बाद कुछ समय के लिए मैं ऑस्प्रे को नहीं देख पाया, लेकिन मैंने उसे फिर से खाने के बाद उस क्षेत्र के ऊपर हवा में देखा जहां उसने वह मछली पकड़ी थी जिसे लड़का अब अपने साथ ले गया था। वह हवा में आगे पीछे कई मिनटों तक उड़ता रहा, और एक बार फिर मछली पकड़ने के लिए उसने पानी में डुबकी लगाई। हालांकि उस दिन उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि उसने अभी आधी दूरी तय की थी, तभी उससे 2 गुने वजन और आकार में बड़ा एक पलास फिश ईगल तेजी से उसके पीछे से आया और आगे निकल गया। ऑस्प्रे ने उसे आते देखा। बाज को इस युद्धाभ्यास के उद्देश्य का एहसास हुआ, और उसने गुस्से से चीख निकाली और अपनी गति बढ़ा दी। ऑस्प्रे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए केवल 20 गज की दूरी और तय करनी थी, लेकिन जोखिम उठाना एक बड़ा कदम था। इसलिए उसने कलाबाज पर अपनी पकड़ छोड़कर
ठीक समय पर खुद को वहां से हटा दिया। मछली अभी एक गज भी नीचे नहीं गिरी थी कि चील ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और सुंदर ढंग से घूमकर नदी की ओर उसी दिशा में चला गया जहां से वह आया था। हालांकि वह अपने शिकार के साथ उतनी आसानी से भागने में भाग्यशाली नहीं रहा जितनी उसने उम्मीद की थी, क्योंकि वह अपनी वापसी पर थोड़ी ही दूर गया था जब कौओं का एक जोड़ा उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया और उन्हें भगाने के लिए वह जंगल के अंदर चला गया। जंगल के किनारे पर कौवे वापस लौट आए और चील अभी आंखों से ओझल ही हुई थी कि तभी दो टाउनी ईगल्स अविश्वसनीय गति से उसी सीधी रेखा में जा रहे थे जिस दिशा में पलास फिश ईगल गया था। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इस पूरी चेस का अंत नहीं देख सका, लेकिन मैंने इससे अधिक दिलचस्प केस केवल एक बार देखा है। अगली सुबह जल्दी नाश्ता करने के बाद हम काला डूंगा से चूका की ओर बढ़े, जो कि 5 मील की एक आसान यात्रा थी। आदमखोर के खिलाफ हमारे अभियान में हमारी सहायता के लिए 6 युवा नर भैंसों को हमारे आने से पहले टनकपुर से भेजा गया था, ताकि बाघ के लिए उन्हें चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। चूका में हमारे आगमन पर हमें बताया गया कि भैंसें 3 रातों के लिए बाहर बांधी गई थी, और हालांकि उनमें से कईयों के पास बाघ के पगमार्क देखे गए थे, लेकिन किसी भी भैंस को मारा नहीं गया था। अगले 4 दिनों के दौरान हम सुबह सुबह भैंसों के पास गए और दिन के दौरान बाघ को खोजने की कोशिश की, और शाम को भैंसों को बांधने में लगे लोगों का साथ दिया। 5वीं सुबह हमने पाया कि एक भैंस जिसे हमने थाक में जंगल के किनारे बांधा था, जहां 2 लड़कों की जान चली गई थी, उसे एक बाघ द्वारा उठा लिया गया था और उसे मार दिया गया था। जैसा कि हमें उम्मीद थी, घने जंगल में अपने शिकार को ले जाने के बजाय पहले बाघ उसे जमीन के एक खुले हिस्से में ले गया था और फिर उसे लेकर एक चट्टानी टीले पर चला गया। ऐसा उसने स्पष्ट रूप से एक मचान के सामने से ना गुजरने के लिए किया था, जहां से पिछले 2 अफसरों पर बाघ पर गोलीबारी की गई थी, और हो ना हो कि उन गोलियों से वो घायल हुआ था। भैंस को कुछ दूर तक घसीटने के बाद उसके सींग 2 चट्टानों के बीच फंस गए थे, और उसे मुक्त करने में असमर्थ होने के कारण बाघ ने शिकार के पिछले हिस्से से कुछ पाउंड मांस खाया और फिर उसे वहीं छोड़ दिया। ये देखने के लिए कि बाघ किस दिशा में गया था, हमें चक्कर लगाने पर जंगल और शिकार के बीच भैंसों के बाड़े में उसके पगमार्क मिले। इन पगमार्क से पता चला कि भैंस का हत्यारा कोई बड़ा नर बाघ था। जिला अधिकारी न जाने किस आधार पर यह मानते थे कि आदमखोर एक बाघिन थी। भैंस के बाड़े में पैरों के निशान देखने पर ग्रामीणों ने हमें बताया कि वे अलग अलग बाघों के पगमार्क्स के बीच अंतर नहीं कर पा रहे थे। वे नहीं जानते थे कि नरभक्षी नर था या मादा, लेकिन वे इतना जानते थे कि उसका एक दांत टूटा हुआ था। उनके गांव के पास हुई सभी हत्याओं में, चाहे इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी हों, उनमें उन्होंने देखा कि बाघ का एक दांत केवल शरीर को खरोंचता था, लेकिन शरीर के किसी भी हिस्से में घुसता नहीं था। इससे वे नतीजे पर आए कि आदमखोर का एक केनाइन दांत टूटा हुआ था। शिकार से 20 गज की दूरी पर एक जामुन का पेड़ था। चट्टानों के बीच से किल को खींचने के बाद हमने कुछ टहनियों को तोड़ने के लिए एक आदमी को पेड़ के ऊपर भेजा, जो पेड़ की एकमात्र शाखा से किल को देखने में बाधा बन रही थी, जिस पर बैठना संभव था। टीले के शीर्ष पर स्थित यह अलग थलग पेड़ आसपास के जंगल के पूरे दृश्य में समाया हुआ था, और भले ही आदमी उस पर चढ़ गया था और उसने अत्यंत सावधानी से टहनियों को काट भी दिया था, फिर भी मुझे लगता है कि उसे बाघ ने देख लिया था। अब सुबह के 11 बजे थे, इसलिए अपने लोगों को दोपहर का भोजन करने के लिए गांव वापस भेजते हुए इबी और मैंने धूप से बचने के लिए एक झाड़ी का चयन किया, और दिन भर गर्मी के दौरान हम कभी झपकी लेते रहे तो कभी बातें करते रहे। दोपहर 2:30 जब हम दोपहर का भोजन कर रहे थे, तो कुछ काले तीतर जंगल के किनारे पर, जहां भैंस मारी गई थी, उत्तेजित होकर बोलने लगे, और उन्हें सुनकर हमारे आदमी गांव से लौट आए। जबकि इबी और उसका बड़े दिल वाला आदमी श्याम सिंह बाघ का ध्यान आकर्षित करने के लिए जंगल में गए जहां तीतर बोल रहे थे, मैं चुपचाप जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। मुझे सेटल होने के लिए कुछ मिनट का समय देते हुए इबी और श्याम सिंह जंगल से बाहर आए और चूका में हमारे शिविर में लौट आए और मेरे 2 लोगों को थाक में छोड़ दिया। इबी के जाने के कुछ देर बाद
तीतरों ने फिर से बोलना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद एक काकड़ ने भौंकना शुरू कर दिया। बाघ स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब तक सूरज नहीं डूबा और गांव रात के लिए बस नहीं गया, तब तक उसके खुले मैदान को पार करने और शिकार के पास आने की बहुत कम उम्मीद थी। काकड़ काफी अधिक समय तक भौंकता रहा और अंत में वह रुक गया। तब से लेकर सूर्यास्त तक कई पक्षियों की प्राकृतिक आवाजों को छोड़कर जंगल खामोश रहा। सूरज ढल रहा था और गांव की आवाजें कम हो गई थी। तभी एक काकड़ भैंस के लौटने की दिशा में भौंकने लगा। बाघ अपने शिकार के लिए उसी रास्ते पर लौट रहा था जो उसने उसे छोड़ते समय लिया था। समय बीतता गया। मुझे लगा कि अगर बाघ मेरे सामने आता है तो 10 में से 1 बार तो मैं उसे गोली मार दूंगा। मेरी ये सोच कुछ समय में 1000 में से 1 में बदल गई, जब पहाड़ी से 200 गज ऊपर एक काकड़ ने घबराकर भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन बाघ बाहर नहीं निकला। अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि बाघ ने मेरे आदमी को पेड़ से टहनियां तोड़ते हुए देख लिया था और सूर्यास्त के बीच इस आखिरी काकड़ की भौंकने की आवाज के साथ उसने पेड़ की तरफ देखा होगा और मुझे उस पर बैठा पाया होगा, इसलिए वह सामने नहीं आया। तब से काकड़ और सांबर ने अंतराल पर कॉल्स दी। आधी रात को ये अलार्म कॉल्स बंद हो गई थी और जंगल प्रकृति द्वारा निर्धारित रात्रि विश्राम की उस अवधि में बस गया जब संघर्ष बंद हो जाता है और जंगल शांति से सो सकता है। मांसाहारियों के लिए आधी रात से सुबह 4 बजे तक सोना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा सोचना पसंद करूंगा कि प्रकृति ने इन कुछ घंटों को अलग रखा है ताकि जो लोग टाइगर से डरते हैं वे आराम कर सकें और शांति से रह सकें। अगली सुबह मैं पेड़ से नीचे उतरा। मेरे जॉइंट्स में क्रैम्प्स आ गए थे। इबी ने बहुत सोच समझकर एक झाड़ी के नीचे एक थर्मस फ्लास्क को रखा था, जिसे मैंने निकाला और चाय पी। कुछ ही समय बाद मेरे 2 आदमी आए और जब हम शिकार को गिद्धों से बचाने के लिए शाखाओं से ढक रहे थे, तभी बाघ ने आधा मील दूर एक पहाड़ी पर 3 बार आवाज दी। जब मैं शिविर में वापस जाने के लिए थाक से गुजरा तो गांव के बूढ़े लोग मुझसे मिले और मुझसे अनुरोध किया कि मैं अपनी रात की असफलता से निराश ना हो जाऊं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सितारों से काफी प्रार्थना की थी और अगर बाघ कल नहीं मारा गया था तो कल या फिर परसों जरूर मारा जाएगा। उसका अंत निश्चित था। गर्म स्नान और भरपूर भोजन ने मुझे तरोताजा कर दिया था और दोपहर के 1 बजे मैं फिर से थाक की ओर खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गया और मेरे पहुंचने पर मुझे बताया गया कि एक सांबर ने गांव के ऊपर की पहाड़ी पर कई बार अलार्म कॉल दी थी। मैं जीवित भैंस के ऊपर बैठने के इरादे से शिविर से निकला और ऐसा करते समय ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब मैं दूसरे स्थान पर बाघ का इंतजार कर रहा हूं तो बाघ एक स्थान पर भोजन ना करे, इसलिए मैंने उस स्थान के पास न्यूज़पेपर के कई पन्ने रख दिए जिस स्थान पर मैं पिछली रात बैठा था। जंगल में मवेशियों के लिए एक अच्छा ट्रैक था जिसे ग्रामीणों ने बताया कि वहीं से सांबर ने अलार्म कॉल्स दी थी। इस ट्रैक के किनारे एक पेड़ में मैंने एक रोप सीट लगाई और ट्रैक पर एक जड़ से मैंने भैंस को बांध दिया। मैं 3 बजे पेड़ पर चढ़ गया और 1 घंटे बाद पहले एक काकड़ और उसके बाद घाटी के दूर की ओर से एक बाघ की आवाज आई। भैंस को हरी घास का बड़ा चारा दिया गया था और रात भर उसके गले में मैंने जो घंटी बांधी थी वह बजती रही, लेकिन वह बाघ को आकर्षित करने में विफल रही। दिन के उजाले में मेरे आदमी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि सांभर और काकड़ ने रात के दौरान नाले में आवाज लगाई थी जिसमें लड़के की लाल टोपी और फटे कपड़े मिले थे और जिसके निचले सिरे पर हमने ग्रामीणों के अनुरोध पर एक भैंस बांधी थी। जब मैं चूका वापस आया तो मैंने पाया कि इबी सुबह होने से पहले ही शिविर छोड़ चुका था। पिछली शाम खबर मिली थी कि लदिया घाटी से 8 मील ऊपर एक बाघ ने एक बैल को मार डाला है। वह पूरी रात बाघ को मारने के लिए बैठा रहा जबकि उसे बाघ नहीं दिखा और अगली शाम को वह शिविर में लौट आया।